नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए सारे इस विदार्जय में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थानी सुजस का नया बुलेटिन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुलेटिन की जो न्यूज़ आई हैं उनकी शुरुआत करने से पहले एक बार हम फिर से वही पुरानी बात करेंगे आपसे कि आपको यदि इस पूरे बुलेटिन का PDF चाहिए, सीधा सीधा इधर उधर की बिना लाग लपेट के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको PDF की फॉर्म में चाहिए सीधे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों IAS RAS विद RJ। इस पे आप जाओगे, इसको जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप इसको जाके ज्वाइन कर लें। और जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको पर डे की PDF और जैसे ही जो मैं लेक्चर है अपलोड करता हूँ वो दोनों ही चीज़ों की लिंक मैं आपको उस पर टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे दोस्तों, बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधे आपके न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर, क्योंकि आपका समय है बहुत कीमती। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देख लेते हैं पहला न्यूज आर्टिकल अपना क्या है। तो दोस्तों, पहला जो न्यूज आर्टिकल है अपना वो है राजस्थान के अंदर। आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि नए जिलों का गठन कर दिया गया है। कितने नए जिले बनाए थे? 19 जिले। टोटल कितने हो गए? 50 जिले। आप बोलोगे सर 33 तो पहले ही सही थे, 19 नए बन गए, तो 50 कैसे हुए? फिर तो सर 52 होने चाहिए थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जयपुर और जोधपुर पहले से ज़िले थे वो समाप्त हो चुके हैं और उनके टुकड़े होकर, उनके खंड होकर नए ज़िले सामने आए 19। तो इस तरह से 31 + 19 = 50 हो जाते हैं। ठीक है। वहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, जो नए जिले घोषित किए गए थे उनमें 15 विशेष अधिकारी नियोजित कर दिए गए हैं। मतलब ये है कि राज्य सरकार ने जो नए जिले गठित किए थे उनको व्यवहार में लाने के लिए, उनको कार्य में लाने के लिए क्या कर दिया गया है, अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ठीक है। 15 अधिकारी हैं, किसके हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS के अधिकारी। जब भी तो बोलते हैं दोस्तों, नौकरी करनी है तो IAS की करो। यदि आप गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए हो और आप चाहते हो कि आपकी इज्जत गांधी परिवार की जैसी ही हो, तो IAS की तैयारी करो, UPSC क्रैक करो। वही आपके लिए सर्वोत्तम है, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। उससे ज़्यादा बेस्ट तरीका इंडिया के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अपने, मतलब कि ये चीज़ नहीं है। वैसे राज्य सरकार ने जो 15 अधिकारी को, विशेषाधिकारी हैं, उनका जो चयन किया है उनको अपने एक बार नाम देख लेते हैं। बाकी अपने मतलब कि ये नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़िले से जो अलग से एक अधिकारी नियुक्त किया गया है वो कौन सा है। तो दोस्तों, श्री राजेंद्र विजय जी हैं, वो हैं बालोतरा के। श्री हरजी लाल अटल जी हैं, वो हैं सांचौर के। श्रीमती नम्रता वृष्णी हैं, वो हैं गोचामन डीडवाना की। श्री खजान सिंह, उनको केकड़ी जिले का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमती शुभम चौधरी, इनको कोटपुतली बहरोड का किया गया है। श्रीमती पूजा कुमारी पार्थ, इनको किया गया है नीम का थाना का। श्रीमती अंजलि राजौरिया जी को किया गया है गंगापुर सिटी के लिए विशेषाधिकारी नियुक्त। और सीताराम जाट जी को किया गया है अनूपगढ़ के लिए। श्री शरद मेहरा जी को किया गया है डीग के लिए। डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा जी को किया गया है खैरथल के लिए। श्री जसमीत सिंह संधू जी को किया गया फलौदी के लिए। और श्री प्रताप सिंह सलुम्बर जिले के लिए किए गए हैं विशेषाधिकारी नियुक्त। डॉक्टर मंजू सिंह को शाहपुरा और श्री रोहिताश्व सिंह तोमर जी को व्यावर का और श्रीमती अर्तिका शुक्ला जी को दूदू जिले का विशेषाधिकारी बनाया गया है। ये आपके मतलब के नाम नहीं है, आप इनको भले याद रखना मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी से बहस करनी हो, बहस में हिस्सा लेना हो, तो इन नामों को याद रख लेना। नहीं करना हो तो आप सिर्फ ये याद रखें कि कौन कौन से 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं नए, उनके बारे में आप एक बार देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो 19 जिले बनाए गए हैं उनमें अनूपगढ़ है, श्रीगंगानगर जो श्रीगंगानगर है उससे अलग करके बनाया गया। बाड़मेर से अलग करके बालोतरा को बनाया गया। अजमेर से अलग करके व्यावर को बनाया गया। भरतपुर से अलग करके डीग को बनाया गया। नागौर से अलग करके कुचामन डीडवाना को बनाया गया। जयपुर से अलग करके दूदू को बनाया गया। दोस्तों, दूदू तो बिल्कुल चर्चा का विषय है, गांव है दूदू, उसको जिला बना दिया गया है सीधा। सवाई माधोपुर से अलग करके गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया है। जयपुर से अलग करके जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, ठीक है। जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, अजमेर से केकड़ी को, ठीक। अलवर से आपके किया गया अलग कोटपुतली और बहरोड को। खैरथल अलवर से ही अलग करके खैरथल को बनाया गया है। सीकर से नीम का थाना, जोधपुर से फलौदी, उदयपुर से सलुम्बर, सांचौर जालौर से अलग करके बनाया गया। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया। और 3 नए जो संभाग हैं वो हैं आपके बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये नए जो संभाग हैं
बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये नए संभागीय मुख्यालय यहाँ पर बनाए गए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कौन कौन से 19 जिले बनाए गए हैं और कौन कौन से 3 नए संभागों का गठन किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इनको आप एक बार देख के ढंग से रट्टा मार लेना, आपके एग्जाम में प्रश्न गिरेंगे, काफ़ी सारे गिरेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो है संवेदनशील सरकार ने गिग वर्कर्स बोर्ड बनाया। ठीक है, संवेदनशील सरकार का मतलब होता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो सरकार है उसके नियम कानून सबसे कम, सरकार एक तानाशाह की तरह व्यवहार करेगी सबसे कम, और मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब लोगों को जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। इसने क्या किया, गिग वर्कर बोर्ड बनाया है। इससे पहले आप गिग वर्कर को समझ लीजिए दोस्तों, गिग वर्कर क्या होता है, फिर आपको बताएंगे गिग वर्कर बोर्ड क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे हमने अपने घर पे कोई काम करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन आया, उसने 2 दिन 3 दिन 4 दिन काम किया, हमने उसको पैसे दिए और वो गया। तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी फिक्स ड्यूटी नहीं है, वो संगठित क्षेत्र का मजदूर नहीं है, वो असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति है। तो इस तरह के असंगठित क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी कार्य करने वाले हैं, जो कि काम किया, सीधा पैसे लिए और गायब, अगले दिन से अपना और उसका कोई रिश्ता नहीं, तो इस तरह के जो वर्कर्स हैं वो सारे गिग वर्कर्स कहलाते हैं। और इस तरह से डेवलप जो इकोनॉमी है उसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इन गिग वर्कर्स को लेकर एक बोर्ड बनाया है, इसका नाम है गिग वर्कर्स बोर्ड। ये बोर्ड क्या करेगा, देखो दोस्तों अभी तक क्या होता है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ओला उबर वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब इन्हीं लोगों की थी। इनके लिए ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रावधान था, ना कोई ऐसी कंपनी थी, ना ओला ने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी ली, ना उबर ने ली, ना किसी और ने ली, सबने इन मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो उस चीज़ से संवेदना व्यक्त करते हुए राजस्थान सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया, गिग वर्कर बोर्ड के। इस तरह के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड किए जाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद यदि उनको भविष्य में इस तरह की कोई समस्याएं आती हैं तो कौन सहयोग करेगा, सरकार सहयोग करेगी। ठीक है, तो हम इसको एक बार एग्जाम की दृष्टि से डिटेल में देख लेते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग वर्कर बोर्ड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने बनाया गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, तो गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था यह बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं, जिन कंपनियों में वो काम करते हैं। ऐसे वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए इस दृष्टि से गिग वर्कर वेलफेयर प्रस्तावित किया गया कि भैया इन गिग वर्कर्स का वेलफेयर किया जाना चाहिए, कल्याण किया जाना चाहिए, उसको क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत क्या हुआ कि गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना के साथ साथ 200 करोड़ रुपए से वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, गहलोत जी बैठे अपने 4-5-10-8 बुद्धिमान लोगों के साथ में, उन्होंने कहा भैया गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा है, नहीं है, कंपनियां बड़ी बड़ी क्या करती हैं, छोड़ देती हैं इनको मरने के लिए। तो इस चीज़ में क्या है, इनको शोषण से बचाने और संबल प्रदान करने की दृष्टि से एक वेलफेयर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, गिग वर्कर वेलफेयर प्रस्ताव वहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। इस प्रस्ताव के अंदर क्या किया गया था, इसके अंतर्गत गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना और उसके साथ में 200 करोड़ रुपए का वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की गई कि इस तरह का गठन भी किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आप देख लो गिग वर्कर क्या होते हैं। अभी आपके बोर्ड के बारे में क्या होगा, बोर्ड उस तरह की चीजों के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों गिग वर्कर क्या होते हैं, गिग वर्कर होते हैं पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। इनके प्रति ट्रांजैक्शन का पैसा क्या होता है, आधार होता है, वो होता है पैसा, मतलब प्रति ट्रांजैक्शन के आधार पर पैसा कमाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, सीधे जैसे कोई व्यक्ति है अपने यहाँ इलेक्ट्रिशियन आया काम करने के लिए, अपने उसको पैसे दिए, खत्म काम, अब उसका हमारा कोई संबंध नहीं है, महीने में 10 लाख कमाए चाहे 10 रुपये कमाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन कामगारों के लिए कंपनी किसी तरह का बोनस, ग्रेजुटी, पेंशन और आपात स्थिति में किसी तरह की सहायता उपलब्ध नहीं करवाती है। जैसा आपने कोरोना के काल में देखा, इनको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया। कंपनी इन्हें अपना नियमित समिति नहीं मानती है, मतलब नियमित समिति का मतलब होता है दोस्तों इनको नियमित कर्मचारी नहीं मानती हैं। और यह लोग क्या करते हैं, कंपनी के लिए डिलीवरी कर रहे होते हैं, तब तक ही कंपनी इनसे वास्ता रखती है, मोबाइल श्रमिक होते हैं, इसके बाद इनका नाता ख़त्म हो जाता है।
कंपनी के लिए काम करते रहो जब तक कंपनी का संबंध, उसके बाद संबंध खत्म। तो इस तरह के वर्कर क्या कहलाते हैं? गिग वर्कर कहलाते हैं। इस तरह की इकोनॉमी क्या कहलाती है? गिग इकोनॉमी कहलाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में गिग वर्कर और गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड के बारे में एक क्लियरिटी बनी होगी। अब चलते हैं हम दोस्तों आज के अगले न्यूज़ पर। हमारे देखते हैं कौन सी अगली न्यूज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो 2 न्यूज़ पढ़ चुके हैं हम पहले पेज पे। दूसरे पेज पे आते हैं। यहाँ पर कोई नहीं, कुछ नहीं, वही मुच्छों वाले ताऊ जी ताव देते हुए। इधर बूढ़ी अम्मा, ठीक है। इधर मधुबाई को योजनाओं का लाभ मिल गया है, वो बहुत खुश हैं। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्कृष्ट बुनकरों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट बुनकरों को क्या किया जाएगा? जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्तर पर सम्मान होगा इनका। जैसे कोई जयपुर जिले का है तो उनका जिला स्तर पर वहाँ सम्मान होगा, जोधपुर का है तो वहाँ सम्मान होगा। इस तरह से सम्मान किया जाएगा। और ये सम्मान कौन प्रदान करेगा? तो ये प्रदान किया जाएगा उद्योग वाणिज्य, राजस्थान सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है वो उत्कृष्ट बुनकरों को क्या करेगा? सम्मानित करेगा। इसके लिए क्या किया गया है कि इस विभाग ने आवेदन मांगे हैं। 30 मई तक आवेदन किए जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कौन जरूरी है और किसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन जो आप अप्लाई करोगे उसके लिए एक वो रखी गई है पात्रता के हथकरघा में कि बुनाई कार्यों में पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहे बुनकर ही इसके पात्र होंगे। ऐसा नहीं है नए मुल्ला आएंगे और यहाँ पे फॉर्म भर देंगे। फॉर्म वही भरेगा जो पिछले 3 वर्ष से कम इस कार्य में लगा हुआ हो और इसका उसके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक सर्टिफाइड संस्था के अंदर 3 वर्ष से कम बुनकर का कार्य कर रहा हो तो इस तरह के बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। अभी जो सम्मान दिया जाएगा उसके आधार पर हम देख लेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम पूरे वर्ष भर सम्मान रटते रहते हैं तो वो सारे सम्मान इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जो मुखपत्र अपना बोलता है कि इसको ये व्यक्ति को इस सम्मान मिला, बस वही सम्मान पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। गवर्नमेंट भी जानती है हर दिन कोई ना कोई संस्था किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में देती ही रहती है अवार्ड, ठीक है। तो जिन अवार्ड पे राजस्थान सरकार की नज़र है बस वही अवार्ड अपने लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो अपन चलते हैं आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव, बेहतर स्कूली शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों में नवाचार और जागरूकता पर फोकस। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं ये आपने देख ही लिया कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में नवाचारों और सरल तरीके से छात्र छात्राओं की लर्निंग को सुगम बनाने के लिए श्रेष्ठ योगदान देने में राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव की सहयोगी संस्थाओं और उनके साथ मिलकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। इस तरह इनकी बैठक हुई है, ठीक है। लीडरशिप ने क्या किया है? बैठक ली है। तो इसीलिए ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन इन सब में अपने लिए जो एग्ज़ाम के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। इसके अलावा अपने लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देख लेते हैं दोस्तों राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है दोस्तों राजस्थान शैक्षिक पहल कार्यक्रम। क्या नाम है इसका? राजस्थान शैक्षिक पहल कार्यक्रम। कब प्रारंभ किया गया था? सितंबर 2005 के अंदर। पीपीपी मॉडल पर आधारित है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये आधारित है। इसमें पब्लिक भी होगी और प्राइवेट सेक्टर भी होगा। पब्लिक का मतलब आपके घर आके कोई पैसा नहीं लेने वाला आपसे, आप जो टैक्स के रूप में दे चुके हो गवर्नमेंट को उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका विलय किया गया है 2009 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान में। इसका विलय कर दिया गया कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे चलेगा उसी के साथ साथ जो है राजस्थान शैक्षिक पहल जो है कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। इसके लिए नोडल एजेंसी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नोडल एजेंसी जो है वो है प्रारंभिक शिक्षा परिषद और शिक्षा संकुल जयपुर। आर्थिक सहयोग संस्थाएं इसकी हैं। कहीं से भैया अर्थव्यवस्था भी तो होनी चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। तो भारतीय औद्योगिक परिसंघ, विश्व आर्थिक मंच, वैश्विक ई विद्यालय एवं सामुदायिक पहल और राजस्थान सरकार, ये सब मिलकर क्या करते हैं? इसको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। इसको अर्थव्यवस्था को, इसकी अर्थव्यवस्था जो है इसकी फंडिंग जो है उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस पहल के? गुणात्मक एवं समावेशी शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भाई शिक्षा होनी चाहिए, वो गुणात्मक भी होनी चाहिए, समावेशी भी होनी चाहिए। समावेशी का अर्थ क्या है यहाँ पर? गुणात्मक का अर्थ तो समझ में आ गया सर, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, भविष्य में आपके काम आनी चाहिए। तो समावेशी का मतलब क्या है? समावेशी का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समाज के सभी तबकों तक उसका असर होना चाहिए, समाज के सभी तबकों तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है।
वंचित छात्र छात्राओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इसका उद्देश्य। वंचित का मतलब आदिवासी हैं, दलित हैं और पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 20-20 किलोमीटर तक कोई स्कूल ही नहीं है। तो उस तरह जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी आज तक कोई पीढ़ी स्कूल पढ़ने नहीं गई, वो अपने बच्चों को भेजेंगे, उनको क्या मतलब है स्कूल भेजने से। तो इस तरह के वंचित छात्र छात्राओं को क्या करना है, स्कूल की जो शिक्षा है उसकी मुख्य धारा से जोड़ना है दोस्तों। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का सार्वजनिकरण करना है। सार्वजनिकरण और निजीकरण। सार्वजनिकरण का मतलब होता है हर एक व्यक्ति तक वहाँ पर पहुँच जो है उसको सुनिश्चित करना है। वैश्विक प्रौद्योगिकी का शिक्षा में समावेश करना है। दोस्तों आज अपन ई लर्निंग देखते हो, स्मार्ट क्लासेस देखते हो, ये वैश्विक प्रौद्योगिकी है। इसका क्या करना है, शिक्षा के अंदर समावेश करना है। पहले एक मास्टर आता था, काला सा बोर्ड होता था, हाथ में चौक होता था, उसको पढ़ाता था रगड़ रगड़ के, आधी धूल खुद खाता था, आधे बच्चे खाते थे। तो इस तरह का अब सिस्टम नहीं रहा, अब कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं जाएगा, इस तरह से हुआ। तो अब क्या करना है, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग, पूरा प्रोजेक्टर होगा, धड़ाधड़ से क्लास चलती रहेगी। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता को अनिवार्य करना। कंप्यूटर साक्षरता को व्यक्तियों को देना बहुत जरूरी है, बच्चों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय है जो आने वाला वो साइबर सिस्टम का ही है। भोजन और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, शौचालय उपलब्ध करवाना, समतामूलक समाज की स्थापना। ऐसा समाज जहाँ जाति धर्म का कोई भेदभाव ना हो, उसको समतामूलक समाज कहते हैं। खेल कूद को भी बढ़ावा देना, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर राजीव गांधी ओलंपिक जो ग्रामीण है, शहरी है, उस सब की शुरुआत की है। तो इससे क्या होगा, प्रतिभाएं निकलेंगी। खेल कूद भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सेक्टर है, मनोरंजन का सेक्टर है, वहाँ से भी अपन बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि खेल कूद को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 कार्यधाराएं चलाई जा रही हैं। वैश्विक जो शैक्षिक पहल कार्यक्रम जो है उसके अंदर 2 कार्यधाराएं हैं। पहली क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की कार्यधारा है, और दूसरी क्या है, गैर सूचना संचार प्रौद्योगिकी की कार्यधारा है। कार्यधारा का मतलब होता है ऐसा एक रास्ता जिस पर व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्यधारा है, उसके अंदर क्या है, इसमें सूचना तकनीकी, संचार तकनीकी एवं नवीन गतिविधियों व क्रियाकलापों को महत्व दिया जाता है। मतलब एक तरफ कैसा काम किया जा रहा है जहाँ सूचना तकनीकी का, संचार का, इस सारी चीज़ों का क्या किया जा रहा है, बढ़ोतरी की जा रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है गैर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्यधारा। मतलब इसमें सूचना संचार तकनीकी का कोई मतलब नहीं है, इसमें सूचना और संचार तकनीकी जो है उसका उतना प्रयोग नहीं है, क्योंकि इसमें सामुदायिक जो संसाधन है, सामाजिक गतिविधियाँ हैं, सामाजिक पद्धतियाँ हैं, उनको शामिल किया जाएगा। मतलब विद्यार्थियों का दोनों तरह से भला, क्योंकि जब तक सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, माँ बाप भेजेंगे ही नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए, ही ना भेजेंगे, तुम किसे पढ़ाओगे। तो जब बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाना है तो सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक पद्धतियों में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, जिससे वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। बच्चों को पढ़ने के लिए जब आप भेज दोगे वो लोग, तब आप सूचना संचार तकनीकी, कंप्यूटर, शौचालय जो करना है वो करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, आपको क्लियरिटी बनी होगी राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव को लेकर। यही सारा था। उसके बाद तो जो पहले आपके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के अंदर आती रहती हैं, रोज़ नई नई चलती रहती हैं, कौन सी कब क्या पहल हुई, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको पता रहेगा। ऐसे ही अपडेट होते रहेंगे आप, कौन सी पहल कहाँ पर की गई है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो मेरे दोस्तों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, हम देख लेते हैं गर्मी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देश दिए गए हैं। यही है इसके बाद, हाँ यही है। विद्युत निगमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई है और गर्मी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो आगामी वर्षों में उत्पादन निगम के द्वारा कुल 2245 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जानी है। ठीक है, इसमें छावड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना की इकाई 7 और 8, प्रत्येक में 660 मेगावाट, इसका उत्पादन शुरू होगा। कालीसिंध अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना में जो इकाई है 3 800 मेगावाट की, उसको क्या दिया जाएगा, उसको भी चालू किया जाएगा। गुड़ा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना में 125 मेगावाट की इकाई स्थापित की जाएगी। बीकानेर के पूगल में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। आपसे ये तुरंत पूछ लेगा करंट अफेयर के अंदर कि हाल ही में 2000 मेगावाट के क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई है। लिख देगा लूणकरणसर, पूगल, फलौदी और एक और कोई नाम दे देगा, बस हो गया कांड। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्न जो आपने पहली बार सुने वो यहीं से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोयला कहाँ से आएगा, कोल इंडिया और रेलवे और छत्तीसगढ़ प्रशासन से बात हुई है, छत्तीसगढ़ से खोदा जाएगा, रेलवे से लाया जाएगा, कोल इंडिया इसकी मंजूरी देगी। तो इस तरह से हमने बात कर ली है। तो अपने लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है छावड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना, कालीसिंध अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना और गुड़ा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना। इन तीनों के बारे में अपन देख लेते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों,
तो पहले नंबर पे बात करते हैं छावड़ा की। तो छावड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, वो कहाँ स्थित है? तो छावड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है वो राजस्थान में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र। पहली बात तो ये कहाँ से किससे चलता है? बिजली से। कहाँ पर स्थित है? बारां जिले की छावड़ा तहसील में। ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है कुल? तो 3640 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसमें कुल 8 इकाइयाँ हैं। 7वीं और 8वीं के बारे में वो बात कर रहा था कि छावड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना की इकाई 7 और 8 प्रत्येक की 660 मेगावाट की स्थापना की जा रही है। तो इसका मतलब ये 6 पहले से चल रही थी, 7 और 8 को प्रस्तावित किया गया है। तो टोटल कितनी हो गई? 8। तो 8 में से 4 जो है उनकी क्षमता है 250 मेगावाट की, तो 1000 मेगावाट हो गया टोटल, और बाकी 4 की क्षमता है वो 660 मेगावाट की है। तो इस तरह से जो टोटल ये हो जाता है वो 3640 मेगावाट का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो छावड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर के बारे में आपको पता ही लग गया होगा। दूसरे पे आते हैं कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ जिले में, झालावाड़ शहर से 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कितने किलोमीटर इसको आपको कोई मतलब नहीं है। झालावाड़ शहर से थोड़ा सा दूर झालावाड़ के अंदर स्थित है, राजस्थान का झालावाड़ है। ठीक है। यह बिजली संयंत्र राजस्थान राज्य जो है विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। इसमें 600 मेगावाट की 2 इकाइयां संचालित हैं और 800 मेगावाट की तीसरी इकाई प्रस्तावित है, जिसके बारे में आपने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा। जस्ट ऊपर लिखा है कालीसिंध अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना में इकाई जो तीसरी 800 मेगावाट की वो प्रस्तावित है। ठीक है। 600 मेगावाट की 2 इकाइयां पहले से ही संचालित थी। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके जो कूलिंग टावर हैं, जो आपका कालीसिंध अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना है, उसके कूलिंग जो टावर हैं वो विश्व में सबसे ऊंचे कूलिंग टावर हैं। ठीक है। इसको आप याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा। गुड़ा लिग्नाइट आधारित परियोजना के बारे में अपन जान लेते हैं। गुड़ा कौन सी जगह स्थित है? ये है स्थित है आपके बीकानेर के अंदर। ठीक है। इस क्षेत्र में पहले से ही क्या है? गुड़ा है पूरा, उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा होगा। तो गुड़ा के ईस्ट में क्या है? भारत सरकार ने पहले ही नेवेली लिग्नाइट द्वारा खनन और पावर प्लांट विद्युत का उत्पादन चल रहा है। पावर प्लांट भी स्थापित है और लिग्नाइट कोयले का भी खनन हो रहा है। लिग्नाइट का भी खनन हो जाए तो वहाँ पर क्या है? नेवेली लिग्नाइट द्वारा खनन और पावर प्लांट दोनों ही पावर प्लांट में विद्युत का उत्पादन हो रहा है और खनन भी हो रहा है। ये गुड़ा ईस्ट के अंदर पहले से ही चल रहा है। ठीक है। अब राज्य सरकार का क्या उद्देश्य है? जो आप देख रहे हो सर, गुड़ा ईस्ट के अंदर चल ही रहा है, तो फिर गुड़ा लिग्नाइट आधारित परियोजना 100 क्यों और शुरू की जा रही है? तो ये गुड़ा ईस्ट में चल रहा है। राज्य सरकार ने क्या किया है? गुड़ा वेस्ट में 125 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का आपका न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। साइड में आप एक फोटो और देख लो। ठीक है। यहाँ पर क्या है? यदि आप साइबर चोरी के शिकार हो रहे हैं तो घबराएं नहीं है। आपको क्या करना है? 1930 इस नंबर पर कॉल लगाना है। ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग और निदेशालय है महिला अधिकारिता निदेशालय राजस्थान सरकार, दोनों की संयुक्त पहल है। 1930 नंबर पे आपको क्या कर देना है? कॉल कर देना है, शिकायत दर्ज करानी है और सब कुछ ठीक हो जाना है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज आर्टिकल आपके समझ में आया होगा। यहीं पर होता है आपका न्यूज डिस्कशन का समाप्त। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नए ई सुजस्ट बुलेटिन के डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।